यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेके आए हैं। शुरू करते हैं। आज प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए बसों में अब 50% किराया ही लगेगा। सरकार का एक साल पूरा, कई घोषणाएं और कक्षा 6 से ही कंप्यूटर की मिलेगी शिक्षा। प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में 50% किराया ही देना होगा। यह सुविधा परीक्षा देने जाने और वापस आने दोनों तरफ की यात्रा के लिए मिलेगी। सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना समेत कई योजनाओं की घोषणा की। धामी ने ऐलान किया कि राज्य में अब कक्षा 6 से कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा लागू हो जाएगी। वहीं कहा कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन विधवा पत्नी को दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की एक साल नई मिसाल विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। उन्होंने 37 करोड़ रुपए की लागत से सहसधारा के तरला नागर में प्रस्तावित सिटी फॉरेस्ट योजना का भी शिलान्यास किया। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर लगे बहुउद्देशीय शिविरों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन कई अर्थों में विशेष है। आज देवभूमि में जनता द्वारा चुनी गई सरकार का एक वर्ष पूर्ण हुआ। आज हमारा उत्तराखंड उत्कृष्ट उत्तराखंड बनने की राह पर है। कहा कि सख्त नकल कानून आने के बाद अब कोई भी नकल करने या कराने की सोचेगा भी नहीं। बोले, वह न रुकेंगे, न झुकेंगे और न हटेंगे। कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने संबोधित किया। चलती फिरती योजनाएं। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सभी 13 जिलों में चलती फिरती प्रयोगशालाएं लैब ऑन व्हील्स शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री औद्यानिकी योजना। किसानों के लिए मुख्यमंत्री औद्यानिकी योजना शुरू होगी। पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन शुरू होगा। सरोवर योजना शुरू होगी। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक अमृत सरोवर बनेगा। इन्हें पर्यटक स्थल व जल क्रीड़ा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। गैरसैंण तक चौड़ा होगा मार्ग। गैरसैंण के लिए दिवाली खाल से सड़क मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे कर्णप्रयाग गैरसैंण मार्ग सुगम हो जाएगा। साइंस और आईटी कॉरिडोर। विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर बनेंगे। जल्द साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी आएगी। कौशल विकास योजना। मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार योजना शुरू होगी। इसमें स्नातक पास छात्रों को आवश्यक रूप से दक्ष बनाएंगे। खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उच्चीकरण कर उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। लोक पर्वों का महत्व बढ़ेगा। उत्तरायणी, फूलदेई, हरेला, इगास, बूढ़ी दिवाली जैसे लोक पर्वों को व्यापक पहचान दिलाए जाने के लिए समेकित नीति बनेगी। स्वरोजगार केंद्र बनाए जाएंगे। जल्द सड़कों से जुड़ेंगे गांव। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदर्शक सूचकांक की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि राज्य को मिले 47,654 आवासों में से 27,923 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, उन्हें लाभार्थियों को दे दिया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑल इंडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर नेशनल रैंकिंग का प्रावधान किया गया है। योजना क्रियान्वयन में ओवरऑल परफॉर्मेंस के अनुसार राज्यों की रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है। उत्तराखंड इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिले 18,000 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। अब उत्तराखंड को मिले 47,654 आवासों में से 27,923 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करवाकर उन्हें लाभार्थियों को दे दिया गया। नेक्स्ट अपडेट है, नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करेगी सरकार। लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शुक्रवार को लोकसभा में इसका ऐलान किया। सीतारामन ने वित्त विधेयक 2023 पेश करते हुए कहा कि समिति पेंशन के मुद्दे पर विचार करेगी और सरकारी खजाने का ध्यान रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाला दृष्टिकोण विकसित करेगी। केंद्र का यह फैसला कई गैर भाजपा शासित राज्यों के महंगाई भत्ता आधारित पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के निर्णय के बीच आया। कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी पुरानी पेंशन की मांग रखी है। ओपीएस की बहाली नहीं। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ। ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% बतौर मासिक पेंशन मिलता है। डीए में वृद्धि के साथ राशि बढ़ती रहती है। सरकार की राय में राजकोष के लिए ओपीएस टिकाऊ नहीं और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाती है। एनपीएस व अटल पेंशन में प्रबंधन के तहत संपत्ति इस 4 मार्च तक 8.81 लाख करोड़ रुपए थी। जनवरी 2004 से सशस्त्र बलों को छोड़कर नियुक्ति सभी
कार्मिकों पर एनपीएस लागू है। तो फ्रेंड्स ये थी न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन में हम डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। नई पेंशन और पुरानी पेंशन योजनाओं में अंतर। नई पेंशन योजना के अंतर्गत एनपीएस में कर्मचारी की बेसिक सैलरी डीए का 10% हिस्सा कटता है और नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। यह अपेक्षाकृत कम सुरक्षित मानी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। इस योजना में सेवानिवृत्ति के बाद तय पेंशन की गारंटी नहीं होती है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मौत पर उसकी पत्नी को पेंशन मिले, इसके लिए विकल्प का चुनाव करना होगा। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के बाद आखिरी वेतन का 50% मासिक वेतन के रूप में मिलता है। सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान 80 वर्ष के बाद पेंशन में वृद्धि का भी प्रावधान है। इसमें जीपीएफ का भी प्रावधान है। 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की राशि दी जाती है। इसका भुगतान सरकारी कोषागार से किया जाता है। कर्मचारी के वेतन से पैसा भी नहीं कटता है। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मौत पर उसकी पत्नी को पेंशन का प्रावधान, इसके तहत हर 6 महीने में डीए भी दिया जाता है। इससे पेंशन की राशि बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स ये था एनपीएस और ओपीएस में मुख्य डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट अपडेट है टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर जुड़ेंगे टाइगर रेंज में शामिल सभी देश। अप्रैल में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल और एलिफेंट प्रोजेक्ट के 30 साल पूरे होने के मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दोनों ही प्रोजेक्ट की सफलता को बड़ी भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में। इस दौरान टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़ा जश्न 9 से 11 अप्रैल के बीच मैसूर में होगा। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ टाइगर रेंज में सम्मिलित सभी 13 देशों के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। एलिफेंट प्रोजेक्ट को देकर आयोजन काजीरंगा असम में 7 और 8 अप्रैल को होगा। देश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, जबकि एलिफेंट प्रोजेक्ट वर्ष 1992 में लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स ये आप नोट कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड में भी होगा केदारनाथ तमिल संगम। काशी तमिल संगम की सफलता से उत्साहित केंद्र सरकार उत्तराखंड में भी केदारनाथ तमिल संगम आयोजित कर सकती है। हालांकि सरकार और संगठन के स्तर पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकिन उत्तर और दक्षिण के ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब लाने के लिए पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश अवश्य मिले हैं। संगम के मायने सांस्कृतिक परंपराओं में ज्ञान के संगम को संगम कहा जाता है। जानकारों का मानना है कि भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभियान को मजबूती देने के लिए ऐसे आयोजन कर सकती है। 4 धाम में से एक केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां है और दक्षिण भारत के लोगों की केदारनाथ धाम में गहरी आस्था है। प्रधानमंत्री मोदी 6 बार यहाँ आ चुके हैं। हर साल यात्रा के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल सहित अन्य दक्षिण राज्यों के हजारों लोग यहाँ पे केदारनाथ आते हैं। नेक्स्ट अपडेट है दून में आज से शुरू हो जाएगा सिटी फॉरेस्ट पार्क का निर्माण। ससदारा रोड पर तरला नागल में निर्माण की तैयारियां शुरू, शहरवासियों को मिलेगा लाभ। राज्य के पहले सिटी फॉरेस्ट पार्क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्क का शिलान्यास कर निर्माण शुरू कराने के आदेश दिए। इसी के साथ शुक्रवार को से सिटी फॉरेस्ट पार्क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए ने ससधारा रोड पर तरला नागल में सिटी पार्क निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संस्कृति की झलक दिखेगी। कई साल से लंबित था प्रोजेक्ट। सिटी पार्क में उत्तराखंड संस्कृति साफ तौर पर दिखेगी। यहां पर प्रदेश की विरासतों को संजो कर रखा जाएगा। पार्क में सुविधा मिलेगी, नर्सरी, साइकिलिंग, पैदल ट्रैक, स्केटिंग रिंग्स, ओपन एंड थिएटर, लाइब्रेरी, किड्स प्ले एरिया, ट्री हट्स, पिकनिक जोन्स, एक्वा प्रेशर पार्क, एडवेंचर स्पोर्ट्स जोन, ये फैसिलिटी मिलेगी। 36.97 करोड़ रुपये की लागत आएगी इस पार्क के निर्माण में। अगली अपडेट है कनिष्ठ सहायक परीक्षा का परिणाम जारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शुक्रवार को कनिष्ठ सहायक व अन्य पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी चुने हुए उम्मीदवारों के अभिलेख सत्यापन 3 अप्रैल से प्रस्तावित हैं। 3 अप्रैल से सभी कैंडिडेट्स के जो चयनित हुए हैं उनका अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। नौकरियों में केंद्र ने हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने की दी सैद्धांतिक मंजूरी। केंद्रीय मंत्री रिज्जू ने सीएम को पत्र लिखकर दी जानकारी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित होगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को मिला देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। धीरेन्द्र, कमलेश, संदीप को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। टीबी मरीज व परिजन कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। तो फ्रेंड्स ये थी
और चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे। 1970 के दशक में वैज्ञानिक और कार्यकर्ताओं ने पारिस्थितिक रूप से नाजुक पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों और होटलों के लापरवाह विस्तार और पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के खिलाफ लगातार चेतावनी जारी की, उन्हें अनदेखा किया है। 27 मार्च 1973 को किसानों ने ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।